इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये हमारे पास में एनिलीन है और इस एनिलीन को हम किस तरह से 2 ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे 2 ब्रोमो एनिलीन यानी ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन जो होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। अब देखो, आप लोग जानते हो कि जब ब्रोमिनेशन करवाते हो एनिलीन का, ठीक है, तो अगर आपने इसका ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं हम नॉर्मल केसेस में, तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हमारे पास में 2, 4 एंड 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। तो ये तो प्रोडक्ट हमें यहाँ बनाना नहीं है, ठीक है। और अगर आपने इसका प्रोटेक्शन करवा दिया, यहाँ पे एसाइल ग्रुप को लगवा दिया, तो ऑर्थो जो होता है वो माइनर होता है, पैरा जो होता है वो हमारा मेजर होता है। ऑर्थो मात्र 2% ही बनता है हमारे पास में। तो यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि किस तरह से हम ऑर्थो को मेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको पहले इसकी रिएक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको हम मेजर प्रोडक्ट हम ये वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, उसका तरीका जो है हमारे पास में जो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, हमारे पास में सबसे पहले हमें एनिलीन की रिएक्शन करवानी चाहिए H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में। तो अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 से साथ करवाता हूँ तो ये हमारा एक एसिड है और ये हमारा बेस है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो ये एनिलियम आयन और HSO4 माइनस आयन बनेगा, ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो यही बनेगा। अब अगर मैं इसको रिफ्लेक्स कराता हूँ, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा गर्म करता हूँ, है ना, और टेम्परेचर जो होना चाहिए लगभग 400 केल्विन के आसपास होना चाहिए हमारा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है हमारे पास में। तब जाके डिकम्पोज होता है और इसकी पैरा पोजीशन पे जाकर हमारा क्या आता है, ये NH2 बनता है और यहाँ पे हमारा बनता है SO3, H का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा वहां पर प्रोडक्ट बनता है, अंदर से हमारा वाटर का क्या होता है, रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कब होता है, जब 400 केल्विन का टेम्परेचर होता है, या आपके सामने कभी रिफ्लक्स लिखा हो तो भी काम कर जाएगा, है ना। रिफ्लक्स किया हो तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है। और ये आप लोग जानते हो कि ये एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी ने इसको समझाया है, इसके बाद में इसको जिटर आयन बनाने की फॉर्म में भी समझाया है, ठीक है, कि ये हमारा क्या बनाता है, जिटर आयन बनाता रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, तो ये आपस में क्या बनता है, ये ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयन कौन होता है, जिसमें एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप में एसिडिक हमारे पास में कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा ज्यूटर आयन होता है हमारे पास में, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही होते हैं। जो हमारे एमीन्स होते हैं वो भी सॉरी, जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो भी इस तरह के ज्यूटर आयन बना सकते हैं। ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम तो इसके बारे में बात करेंगे, इस वाली चीज के बारे में, ठीक है। तब यहाँ पर अगर मैं अब जाके ब्रोमिनेशन करवा देता हूँ, है ना, उसमें भी अभी ब्रोमिनेशन करवाना है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो ये ब्रोमिनेशन जो करेगा वो दोनों ही जगह पे कर लेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे करेगा ही करेगा, ब्रोमिनेशन करूंगा। तो अगर मैंने इसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं किया तो ये अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये दोनों ही पोजीशन पे बीआर ला सकता है। हमें तो एक ही पोजीशन पे लाना है ना बीआर। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम AC2 यानी कि एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर Ac2O जो होता है हमारा वो इस तरह से होता है, CH3COO CH3। तो अब इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है, तो इस एनिलीन का जो ये ग्रुप है हमारा, इसका क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी NH2 ग्रुप की। कैसे, तो ये जो आएगा हमारे पास में NH, फिर यहाँ पर आएगा हमारा CO, CH3 माइनस क्या होता है यहाँ पर, CH3COOH होता है, और यहाँ पे होता है हमारा SO3H होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हालांकि एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, ठीक है, लेकिन इस एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो ये लॉन पेयर है, ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि दोनों ही तरफ रेजोनेंस कर सकता है, क्रॉस रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो एनिलीन जो होता है उसके कंपेयर में इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो तो एक ही डायरेक्शन में कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग है, ये हमारा एक्टिवेटिंग है। और आप लोग जानते हो कि हमेशा एक्टिवेटिंग की साइड ही हमारा क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो अब अगर जाके हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, अगर हम इसकी आगे जाके रिएक्शन करवाते हैं किसी Br2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, Br2 के साथ में रिएक्शन करवाई हमने, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पर क्या बनता है,
CO CH3, यहाँ पर क्या आएगा हमारा Br, और यहाँ पर आएगा हमारा SO3H। और अगर इसको वाटर डाल के डाइल्यूट करके हम इसको गर्म करते हैं तो इसका डीसल्फोनेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। इसका हमारा क्या होता है, डीसल्फोनेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, डीसल्फोनेशन होता है, और ये बन जाता है हमारे पास में Br यहाँ पे आएगा। और फिर आप चाहो तो एसिडिक मीडियम, चाहो तो आप बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये जो आपने ग्रुप यहाँ पे लगाया है ये वापस से यहाँ से हट जाएगा, और आपको यहाँ वापस से क्या मिल जाएगा हमारे पास में NH2, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे Br आ जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो इस सीक्वेंस को देख के देखा जाए तो पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराइए, फिर रिफ्लेक्स करना है या टेम्परेचर बढ़ाना है या डेल्टा तो आना ही चाहिए। फिर देन हमें, क्योंकि ये वाला फिर हमें क्या करना है, उसको Ac2O से रिएक्शन करवाना है, ये Ac2O हमारा, ठीक है। देन ब्रोमीन से, देन वाटर से हीट करके फिर हमें एसिड या बेस को यूज करना है। अगर इस तरह से देखे तो ये यहाँ पर सही आंसर जो होना चाहिए हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ एक गड़बड़ ये है कि इन्होंने सल्फोनेशन के बाद में कहीं रिफ्लक्स या डेल्टा को मेंशन नहीं किया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में ये चीज बनती ही नहीं है ना। ये नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा ये वाली में नहीं आता, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा यही होता है। तो यहाँ पे एनटीए को डेल्टा करना चाहिए था या रिफ्लक्स लिखना चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज बाकी इनमें से और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे सीक्वेंस सही है, बस एक ये गलत है। और मेरा मानना ये है कि काफी सारे बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन कर भी पाते होंगे, कर भी रहे होंगे, बट वो शायद इस जगह पे आके अटक भी गए होंगे, तो शायद उनका ये क्वेश्चन होते होते बच गया होगा, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, मैं ये मानता हूँ। ये हो सकता है उनका गलत भी हो जाए। तो ये एक ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती है, एक पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एनटी को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या बच्चा परेशान हो जाता है, तो थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं लिया मैंने यहाँ पे। मैं एक सामान्य अध्यापक हूँ, है ना, एक सिंपल टीचर हूँ, जो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी वाली चीज को ही फॉलो किया। मैं अगर यहाँ पे कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगी है बच्चों के सामने, तो आप देख रहे हो कि सारी चीजें जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको, मुझे नहीं समझ में आता आपको यहाँ पे डेल्टा मेंशन करने में क्या ही जा रहा था। और अगर आपने डेल्टा मेंशन किया तो प्रूफ रीडिंग में क्या आपने चेक नहीं किया कि अब डेल्टा आना चाहिए? एटलीस्ट हमारा सही ऑप्शन तो होता, उसको तो सही करना चाहिए था ना, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एनटी अगर ऐसा नहीं करे तो थोड़ा बच्चों के साथ में गलत नहीं होगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर जो है हमारा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारा क्लास 11 के जीओसी से पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट है कुछ, पहला बोला गया हमारा OCH3 एंड NHCOCH3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा OCH3 हुआ है, ठीक है, और ये हमारा NHCOCH3 है। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के जने हमारे पास में लॉन पेयर के थ्रू प्लस एम इफेक्ट को शो करते हैं, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर CN एंड OH आर मेटा राइटिंग, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। CN तो मेटा राइटिंग है, बट OH हमारा क्या होता है, हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये हमारा ऑर्थो पैराडाइटिंग होता है। CN एंड SO3H आर मेटा डाइटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों के दोनों हमारा माइनस एम इफेक्ट को शो करते हैं, दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये मेटा डाइटिंग ग्रुप होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते भी हैं। हाइलाइट आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, नहीं, हाइलाइट जो होते हैं हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ACND ये इसके सही ऑप्शन होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हुआ। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये हमारा क्लास 12 के जो हेलो एल्केन एंड हेलोरीन है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है, AgCN किसकी रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप लोग जानते हो कि Ag और C के बीच बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कौन करता है, हमारा नाइट्रोजन, तो वही यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से हमारा Cl बाहर हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट में और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होगा, हमारा BRY एज इट इज रहेंगे, बट इस जगह पे हमारा जो होगा हमारा क्या बनेगा, NC बन जाएगा। हमें ढूंढना है NSC वाला प्रोडक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसा कह सकते हो केमिकल बॉन्डिंग से लिया हुआ है, या फिर आप कैसा कह सकते हो कि क्लास 11 के GOC से लिया हुआ है। पूछ रहा है कि एक स्ट्रक्चर दे रही है, उसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो पहले sp देखो, sp वाला हमारे पास में ये कार्बन है, sp2 हो गया, sp हमारे पास में ये वाला है, तो 3 sp है हमारे पास में। अगर sp2 के बारे में बात की जाए तो sp2 हमारा एक तो ये रहा, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड
5। तो 3 एंड 5 इसका आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है हमारा। जितने भी 12th के ऑर्गेनिक में जितने भी सारे हमारे चैप्टर हैं उन सभी का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है और ये यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है इस तरफ आपको बोला हुआ कि उनमें से कौन सी रिएक्शन है। जैसा कि पहला आपको रिएक्शन दिख रही है, जो रिएक्शन है हमारा जो साइनाइड से हमारा एल्डिहाइड बनता है बाय SnCl2 इन HCl से फॉलो बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये होती है हमारी स्टीफन रिएक्शन होती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, स्टीफन रिएक्शन। तो ए का तो हो गया हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ वाला इसका होगा। ए का मैचिंग आ रहा है हमारा फोर्थ आ रहा है। ये आप लोग जानते हो अच्छे से कि हमारी रोजनबर्ग रिएक्शन होती है, रोजनबर्ग रिएक्शन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। तो बी का होगा हमारा थर्ड होगा। ये जो हमें दे रखी है इटार्ड रिएक्शन दे रखी है हमें, तो इटार्ड रिएक्शन हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, तो ये इटार्ड रिएक्शन है। और ये आप लोग जानते हो ये गाटरमान-कोच रिएक्शन है, तो गाटरमान-कोच रिएक्शन कौन सा हमारा सेकंड। तो हमें मैच करना है ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ठीक है, ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, यही इसका सही आंसर है। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये बायोमोलिक्यूल जो है हमारा क्लास 12th का, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ एक सिंगल एक पेज जो होता है जहां से जनरली बच्चे कभी कभी छोड़ देते हैं, ये वहां से आया है। और बेसिक सी बात है कि बेटा ये आपको याद रखने वाली चीज है, यानी ये फैक्ट बेस्ड चीज है ना। ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इन्हें हमें याद ही करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। जैसे एडेनिन जो होता है, जो ए एडेनिन होता है, वो यहाँ पर हमारी जो 2 रिंग होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। एडेनिन और ग्वानिन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल रिंग से मिलकर बने होते हैं। एडेनिन जो होता है वो हमारे स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है आपको। अगर यहीं पर आप ग्वानिन अगर ले लिया होता तो ग्वानिन के अंदर एक फर्क ये आ जाता कि इस जगह पे हमारा डबल बॉन्ड ओ आ जाता हमारे पास में। ठीक है, और एक इसके यहाँ पर हमारा क्या आता है, एक CH3 ग्रुप NH2 ग्रुप और आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर में लिखा हो, वैसे यहाँ पे ग्वानिन पूछा हुआ नहीं है। तो एडेनिन जो होगा ए के लिए मैचिंग हमारे पास में कौन सा हो गया, ए इज मैच बाय थर्ड। ठीक है, अब साइटोसिन जो होता है, अगर साइटोसिन के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो साइटोसिन जो हमें दिख रहा है इनमें से वो साइटोसिन हमारे पास में ये लग रहा है, हाँ ये। ठीक है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर हमारी ये वाली होती है। तो साइटोसिन जो बी है हमारे पास में, बी की मैचिंग हो रही है हमारे कौन से, फोर्थ वाले से। ठीक है, थर्ड का एंड फोर्थ का। अब देखो यहाँ बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों ही एक जैसे पैटर्न से चल रहे हैं। अगर बच्चे को एडेनिन की स्ट्रक्चर याद भी होती तो वो साइटोसिन के भी स्ट्रक्चर उसको याद होती। ठीक है, अगर एडेनिन की स्ट्रक्चर याद होती तो वो 3 ऑप्शन में कंफ्यूज जाता है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर याद होती तो भी वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज जाता है। यानी कि कुल मिला के आपको सारे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस तो याद होने ही चाहिए थे। ठीक है, आओ चेक करते हैं अगला वाला, सी का सही आंसर कौन सा वो चेक करते हैं, वहीं से क्लियर हो जाएगा। सी जो है वो हमारा है थाइमिन। थाइमिन जो होती है बेटा हमारा, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है, यही होता है हमारे पास में। हाँ, इसमें सी और CH अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो सी जो होगा हमारा वो थर्ड हो जाएगा। और डी जो बचेगा हमारे पास में यूरेसिल, वो यूरेसिल जो होगा वो हमारा ये वाला बचा हुआ जो है ये हमारा यूरेसिल होता है। ठीक है, जिसमें 2 CO ग्रुप होते हैं, तो ये हमारा यूरेसिल होगा। तो अगर देखा जाए हमारा थर्ड फोर्थ देन सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो मोल कंसेप्ट का है प्राइमरली, बट इसमें थोड़ा सा हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का कंसेप्ट भी है, जो कि हमारा GOC या कभी कभी हम स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर ही। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास हमें 80 ग्राम दे रखा है, उसके अंदर 90% हमारे पास में कार्बन है। हाइड्रोकार्बन है यानी कि कार्बन अगर 90% है तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है हमारे पास में, यहाँ पर 10% है। मान लेते हैं कार्बन के एटम हमारे पास में X है और हाइड्रोजन के एटम हमारे पास में कितने हैं, Y है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो CXHY हमारा फॉर्मूला बन जाना चाहिए। जब हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा तो हम उस पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को निकाल कर उसका DU निकाल देंगे, जो कि यहाँ पे पूछा गया है हमारे, है ना। और DU का फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हो कि क्या होता है हमारा, DU को निकालने का तरीका होता है हमारा 2 कार्बन को डबल कर दो +2 माइनस जितने भी हाइड्रोजन है उनको माइनस करो डिवाइड बाय 2, इससे हमारा DU निकल जाता है। तो ये हमें पहले X और Y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जाएगा हमारा कहाँ पे, मोल कंसेप्ट में, है ना।
मोल कंसेप्ट में हमें पता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, तो इसके अंदर x एटम होंगे, इनटू कार्बन का मोलर मास कितना होता है हमारा 12 होता है ना। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास कितना दे रखा है हमारा 80 दे रखा है, इनटू में हम 100 करते हैं, ऐसा ही करते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को निकालने जाएंगे तो उसके लिए हमारा क्या आएगा, y आएगा, y इंटू हम करेंगे 1, और यहाँ पे करेंगे हम 80, और यहाँ होगा हमारा 100। तो इसको अगर सोल्व करें हम, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, x को जरा देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमारे पास में, ये कितना हमारे पास में 90% है ना। तो अगर मैं यहाँ से x को निकालने जाऊँ तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में, तो x आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा 90 इंटू 80 डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा 12 इंटू 100। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में 0 से 0 गए, हमारे पास में 72 डिवाइड बाई 12 हमारा आ रहा है, यानी कि कार्बन हमारे पास में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो कितना है 10% है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, हाइड्रोजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 80 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 8 आएगी, यानी कि x और y की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। तो फॉर्मूला जो बन रहा है हमारा इसका, वो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारा C6H8 है। तो अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें यहाँ पर, तो कितना होगा हमारा 2 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, यानी होगा हमारा 12 प्लस 2 यानी 14 माइनस 8 यानी हो गया हमारा कितना 6 डिवाइड बाई 2, यानी कितना है हमारे पास में आंसर आया 3। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो इसकी आएगी वो कितनी आने वाली बेटा हमारे पास में 3 आने वाली है। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास में, उसका डी कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। ये क्वेश्चन हमारा आइसोमेरिज्म में यानी कि स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पूछा गया, जो कि क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे कंपाउंड दे रखा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, यानी कि उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर दोनों मिलाकर कितने आइसोमर उसके पॉसिबल हैं, दोनों मिलाकर, तो वो हमें बताना है। पहले हम इसका एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में है पेंट 4 इन, है ना। तो पेंट 1 पे तो कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है, 1 पे कुछ नहीं है, 3 2 पे हमारे पास में क्या है ऑल है, ठीक है, 3 पे हमारे पास में कुछ भी नहीं है, CH2 है, 4 पे हमारे पास में क्या है इन है ना। तो 4 पे हमारे पास में क्या है इन है, और 5 पे हमारे पास में क्या है फेनिल है, ठीक है। और 5 पे हमारे पास में हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास में 4 पे हमारे पास में क्या है इन है, 1 2 3 4 पे हमारा इन है, ठीक है, और 5 पे हमारा क्या है ये फेनिल है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला सेंटर हमारा ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि OI सेंटर है, और ये हमारा GI सेंटर है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। टोटल हमारे पास में अगर स्टीरियो सेंटर देखा जाए तो वो 2 है, तो टोटल अगर स्टीरियो आइसोमर निकालने को बोल भी दें तो हमारे पास में कितने आएंगे 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि आंसर कितना है इसका 4 आएगा। और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करना चाहो तो इसका देखो एक बनेगा E बनेगा, ठीक है, और दूसरा बार क्या बनेगा इसका Z बनेगा। E के साथ में इसका कॉन्फिगरेशन एक बार R भी आएगा, E के साथ में इसका कॉन्फिगरेशन एक बार क्या आएगा हमारा S भी आएगा, ठीक है। Z के साथ में भी इसका कॉन्फिगरेशन एक बार क्या आएगा R आएगा, Z के साथ में इसका कॉन्फिगरेशन एक बार और क्या आएगा हमारा S आएगा, ठीक है। तो टोटल इस तरह से भी देखे जा सकते हैं। तो टोटल भी आइसोमर हमारे पास में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा हमारा 4, इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कैरियस मेथड से अपन जो एस्टिमेशन करते हैं ना हैलोजन का, उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.25 ग्राम है, और उससे हमें 0.15 ग्राम हमें सिल्वर ब्रोमाइड मिल रहा है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन कितना है ये हमें बताना है इन परसेंटेज, बट ध्यान रखना साथ में हमें 10⁻⁻1 को भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो जैसा कि हम AgBr का मोलर मास निकाल दें, AgBr का मोलर मास हमारा 108 प्लस 80 यानी कितना होगा हमारा 188 हो जाएगा, 188 ग्राम पर मोल। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना बेटा कि 188 ग्राम AgBr कंटेन, क्योंकि हमारा मोल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों से ही बन रहा है, ठीक है।
तो दोनों के यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंटेन ब्रोमीन, कितना होगा इसके अंदर ब्रोमीन, अभी लिखा तो है हमने, कितना है हमारे पास में 80 ग्राम। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.15 ग्राम दे रखा है। तो अगर मैं इसको 1 ग्राम करता तो ब्रोमीन कितना आ जाता हमारा 80/188 ग्राम। और अगर मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15 ग्राम हमारा AgBr बन गया है, 0.15 ग्राम AgBr है। तो उसके केस में Br का मास कितना होता है हमारा 80/188 इंटू क्या करते हैं हम 0.15, और ये हमारा ग्राम में आ जाता है। तो ब्रोमीन का तो हमारा मास वापस मास आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो मास तो आ ही चुका है आपके पास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले से आपको ऑलरेडी मास दे रखा है। तो ब्रोमीन का मास में निकालना कैसे, ब्रोमीन का मास ये वेट ही होंगे दोनों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू में हमें क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ब्रोमीन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना आ रहा है वापस में, ब्रोमीन का मास कितना आ रहा है वापस में 80 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 188 और डिवाइड बाय कितना आएगा हमारा 0.25 ग्राम दे रखा ना, इंटू में क्या करेंगे हम 100 करेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये जो बनता है हमारे पास में लगभग 25.53 है ना परसेंट हमारे पास में क्या बनता है, यहाँ पर AgBr आता है। बट हमें AgBr को अगर लिखना ही है, ठीक है, कौन सी फॉर्म में 255.3 इंटू 10⁻⁻1 में लिखना है। तो ये जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा हमारा 255। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा, जो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर वो कितना आएगा 255। ठीक है।